नमस्कार दोस्तों। महान उद्योगपति घनश्याम दास बिरला, जो कि एक महान ही लेखक, राइटर और सफल बिजनेसमैन थे। आज हम उन्हीं की थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इतना बिरला एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया, कि क्या थी उनकी थॉट प्रोसेस, किस तरीके से उनके एक्शन पे, किस तरीके से डिसीजन लेने की उनकी क्षमता थी, और एक ऐसे टाइम पे सक्सेस होना जिस टाइम पर अपनी कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, ना तो अपनी बात की और ना ही अपने किसी भी एक्शन की। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो सफल बिजनेसमैन कैसे बने का नेक्स्ट चैप्टर है महान उद्योगपति घनश्याम दास बिरला। सबसे पहले जब वो 19 साल के थे तो बम्बई आ गए, और बम्बई जाके उन्होंने अंग्रेजों के जो बिजनेस करने का मॉडल है वो समझ लिया। मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने क्या देखा कि अंग्रेज अपने यहाँ से कच्चा माल ले जाते हैं और उस कच्चे माल से तरह तरह के प्रोडक्ट बना के वो हमको ही सेल कर रहे हैं, इंडिया में ही सेल कर रहे हैं। ये था उनका सिंपल सा मॉडल, लेकिन बहुत से लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ये समझते कि मान लो किसी ने आपसे 10 रुपए पर लीटर में दूध खरीदा। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको कि आपको 10 रुपए पर लीटर में दूध खरीदा और उस दूध से तरह तरह के प्रोडक्ट बना दे, मक्खन, दूध, घी etc, और वो प्रोडक्ट बढ़िया पैकिंग में अच्छी तरीके से पैक करके आपको 50 रुपए पर लीटर में बेच रहा है। ये तो उनकी प्रोसेस। हम ऐसी बात नहीं थी कि अपने इंडियन लोग उस प्रोडक्ट को नहीं बना पाते या नहीं बना सकते थे, लेकिन उनके पास इन चीजों की अथॉरिटी नहीं थी। उनको लग रहा था कि जिस तरीके से वो सेल करते थे या जिस तरीके से उनकी जो प्रोसेस रहती थी, उन लोगों को लगता था कि बहुत सारे झंझट हैं, इनमें पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और अंग्रेजी उनको यही फील कराते थे कि तुम्हें इन चक्रों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें केवल अपना दूध दो, और वो दूध भी दो कुछ घटती पैसों में खरीद लेते थे। मान लो कैसे, अगर अभी तक हम 10 रुपए पर लीटर में दूध बेचते आए हों और एकदम हमको 20 आके दे दे या 25 आके दे दे, तो हम तुरंत बेच देंगे बिना ये सोचे समझे कि इसका आगे जाके हम पे क्यों क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बंदा इतना महंगा खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, इसका क्या प्रॉफिट है। वो भी विदेशी लोग थे ये। तो बिरला जी को ये पूरी चीज समझ में आ गई थी कि हमारे देश के साथ क्या कर रहे हैं, और इसी वजह से इनकी कंपनी का जो कद है वो इंडिया के अंदर और बढ़ रहा है और अपने लोग और ज्यादा गुलाम होते जा रहे हैं। जब तक कोई भी देश या देश के लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे, वो देश ग्रोथ कर ही नहीं सकता है। ये चीज उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। वो एक बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने अपने देश के नजरिए से देखा इन चीजों को कि अगर मैं अपने देश की मदद कर सकता हूं तो इसी तरीके से करूंगा। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसके बिना मैं कहता हूं सारे काम फ्लॉप हैं। वो महात्मा गांधी के साथ भी थे, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बहुत आंदोलन किए, बहुत सारे काम किए। बहुत जगह तो ये होता था कि महात्मा गांधी भी उनके निर्णयों की प्रशंसा करते थे, उनके जो निर्णय थे उनको मान्य करते थे महात्मा गांधी भी, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता और सही डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी थी। और इसी प्रोसेस को देखते हुए उन्होंने जब देखा ये सारा कच्चा माल हमारे यहाँ से खरीद के हमें ही बेच रहे हैं, तो उनके दिमाग में आ गया कि हमें भी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। और इसके लिए उन्होंने एक पुराना कारखाना खरीदा और सूती वस्त्र का निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि वो बहुत छोटे लेवल पर था और उसके कुछ रिजल्ट भी आ रहे थे। जब ग्वालियर के राजा को ये चीज पता चली तो उन्होंने तुरंत ही बिरला जी से संपर्क किया और उन्हें ग्वालियर आने का निमंत्रण दे दिया कि आपने जो सूती वस्त्र का मिल लगाया, आप वो काम हमारे यहाँ करो, हम आपको जगह भी देंगे। उन्होंने क्या, ठीक है यार। अरे तो बंदा अपने शुरुआती स्टेज में हो, उनको छोटा सा भी घर मिल जाए ना तो उसको बहुत जल्दी एक्वायर करेगा। एक तरीके से मौका समझ के उन्होंने, मौका भी हर किसी को समझ नहीं आता कि ये मौका है। कुछ लोग को लगता है नहीं यार इसमें फंसना जाए, इसमें रिस्क होगा, ये उन्होंने मतलब बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन जैसे ही उनको आमंत्रण मिला तुरंत ग्वालियर पहुंच गए और उन्होंने वहां सूती कपड़े का मिल लगाया और वहां सक्सेसफुली रन भी करने लगा। लेकिन उनका काम यहाँ रुकना नहीं था, उन्हें आगे बढ़ना था। लेकिन ये बात सही है कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है
उसे नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके सामने भी चुनौतियां आई। अब उन्होंने क्या किया कि जो जूट आता है दूसरी जगहों से, उस जूट अभी तक क्या करते थे, वो सादा सूती वस्त्र बनाते थे। अब उन्होंने कच्चा माल मंगाना शुरू किया और कच्चे माल को कन्वर्ट करने के लिए सूती वस्त्र में उन्हें फैक्ट्री लगाने की जरूरत थी। अब फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन चाहिए, तो उन्होंने कलकत्ता के उत्तरी क्षेत्रों में जमीन लेना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ये चीज अंग्रेजों को पता चली, उन्होंने तुरंत इस पे रोक लगा और रोक भी लगाई, और जहां इन्होंने जमीनें खरीदी थी वहां के और पास उन्होंने अपने छोटे छोटे प्लॉट खरीदे, जिससे ये जो मिल लगाना चाहते हैं वो कैसे भी सक्सेसफुली ना हो पाए। और उन पर एक मुकदमा फाइल कर दिया कि ये जो जमीनें खरीदने अलीगल है, सरकार की जमीनें। लेकिन उन्होंने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट करते ना, उन्होंने घनश्याम जो नगर था एक, वहां पर जाके जमीनें खरीद ली और वहां पर जाकर मिल लगा दिया, जो कि जूट को सूती वस्त्र में कन्वर्ट करता था, मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया उन्होंने। ये थी उनकी थॉट प्रोसेस। अगर वो चाहते तो जो जमीन उनके कलकत्ता में खरीदी थी और वो अंग्रेजों से मुकदमा लड़ते रहते बहुत सारा टाइम, और अंग्रेज चाहते भी यही थे, लेकिन वो सारी चीजें समझते थे, तो उन्होंने वहां टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मुकदमा हम बाद में लड़ लेंगे या बाद में जीत लेंगे, और लड़ भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना वहां से ध्यान हटा के दूसरी जगह लगा दिया। ये होती है एक बिजनेसमैन की थॉट प्रोसेस। वो कभी एक कील को ठोकने में नहीं लगा रहता है कि मैंने अगर ये रास्ता पकड़ लिया तो मुझे यही रास्ता चलना है, नहीं। उन्होंने माना चलो कलकत्ता की प्लानिंग की, मुझे कलकत्ता में मिल लगाना है, लेकिन वहां सिचुएशन कुछ और आई, वो तुरंत दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए, यहाँ नहीं तो हम यहाँ लगाएंगे। इसी तरीके से जब उन्होंने वहां श्यामनगर में मिल लगा दी तो अंग्रेजों को पता चला, तो अंग्रेज और चिढ़ गए कि यार ये बंदा पता नहीं क्या, इसने यहाँ कैसे काम स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि जो जूट आता था वो अंग्रेजों के जहाजों से आता था, तो उन्होंने वो जहाजों से उनका माल लाना ही बंद कर दिया या उनको माल लाने से रोक दिया। बिल्लाजी ने क्या किया कि उन्होंने अपनी छोटी सी जहाज रानी नाम की एक कंपनी खोल दी, जिसमें शुरुआत में केवल एक ही जहाज था, लेकिन आगे चल के एक बहुत बड़ी कंपनी बनी है और बहुत सक्सेसफुल हुई। वो रुके नहीं, इसके बाद तो उन्होंने मोटर कार, मशीनरी, वनस्पति तेल, इतने प्रोडक्ट निकाले, जैसे एक सुई भी हो ना वो भी बिल्ला की बनाने स्टार्ट कर दी। क्योंकि इनका शुरू का मकसद क्या था, ये अपना मकसद नहीं भूले, इनका मकसद केवल उत्पादन करना था कि जो भी चीज मिले हम अपने देश में खुद बनाएंगे, खुद उसका उत्पादन करेंगे और अपने देश में बेचेंगे। इनका मकसद सिर्फ ये था, और यही इनकी एक बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस थी कि इन्होंने शुरुआत में ही बहुत अच्छी चीज पकड़ ली। इनको करना क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को कभी यही क्लियर नहीं हो पाता है कि उन्हें करना क्या है, कि जब जिस इंसान को यही क्लियर नहीं हो पाएगा कि उसे करना क्या है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्लाजी बहुत ही धार्मिक इंसान थे, उन्होंने बहुत से मंदिरों का भी निर्माण कराया था। पता है आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ कि बिल्लाजी को कोई इंसान इसलिए नहीं जानता था कि वो एक सफल उद्योगपति है। उन्होंने इतने मंदिरों का निर्माण कराया था कि लोग मंदिरों को बिरला मंदिर कहने लगे, उनको लोग मंदिरों की वजह से जानने लगे, वो इतने धार्मिक थे। वो गीता में बिलीव करते थे, गीता को पढ़ते थे, और वो चीज को बहुत अच्छी तरीके से मानते थे कि अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होना बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी बहुत आंदोलन किए थे। तो इससे सिर्फ मैं इस छोटे से चैप्टर से सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करो, लेकिन उसमें केवल खुद का ही निजी फायदा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच के बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ मेरा ही फायदा होगा या आगे चल के मेरे ही दम पर मैं इसका ही सारा कुछ श्रेय नहीं लूंगा, तो मानता हूँ मैं आप लंबे टाइम तक उस बिजनेस में नहीं टिक पाओगे। बिल्लाजी की सोच क्या थी कि उन्होंने देश को फाइनेंशियली ग्रोथ देनी है, फाइनेंशियली उनके जो पैर है वो मजबूत करनी है, जो कि उनकी थॉट हो, तो उसी थॉट को लेकर वो आगे बढ़ते गए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो इसी बुक से नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे।